नमस्कार यूपी फिश फार्मर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डेटा का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने खाद्यान्न कवर किए थे और आज की वीडियो में हम लोग फल, सब्जी, फूल और जो मांस, दुग्ध और बाकी जो पशुओं से मिलने वाली चीजें हैं उनके डेटा को यहाँ पर कवर करेंगे। ये जितना भी पूरा डेटा है इसको कंपाइल किया गया है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिपोर्ट से, हॉर्टिकल्चर रिपोर्ट से, इकोनॉमिक सर्वे से, दूसरी जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट है वहां से, ICARI की जो भी रिपोर्ट्स हैं और जो वेबसाइट्स है वहां से हम लोगों ने इनको कवर किया है। और यहाँ पर केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डेटा को ही नहीं लिया गया है, बल्कि एग्जाम में जो और दूसरे पॉइंट्स पूछे जाते हैं इन सब चीजों से रिलेटेड वो भी कवर किए गए, जैसे इनमें होने वाली बीमारियां, इन जो फसल हैं, इन जो सब्जियां हैं, ये जो फल हैं, इनकी जो किस्में होती हैं वो, और इनमें जो पोषक तत्व होते हैं उन सबको यहाँ पर कवर किया गया है। और जो भी डेटा है वो पूरा 100% एक्यूरेट है। आप इस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन वो पूरी अच्छी तरीके से सही और ऑथेंटिक सोर्सेस से कवर करके यहाँ पर कंपाइल की गई हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरुआत कर लेते हैं आज। और आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे व्यापारिक फसलों को। तो हम लोग बात कर रहे हैं व्यापारिक फसलों की। व्यापारिक फसलों में यहाँ पर हम लोगों ने जो बागानी फसलें यानी कि जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, कॉफी, चाय, रबर वगैरह, उसको भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेशा फसलों की यानी कि फाइबर क्रॉप्स की। अगर फाइबर क्रॉप्स को देखा जाए तो फाइबर क्रॉप्स में हमारे पास कौन कौन सी फसलें आती हैं? कपास आता है, जूट आता है, मेस्ता आता है, सनई आता है, अलसी आती है। ठीक। तो यहाँ प्रमुख रेशा फसलें हैं कपास, जूट, मेस्ता, सनई और अलसी। कपास हम सभी लोग जानते हैं, जूट भी जानते हैं। सनई क्या होता है? गांव में सनई से रस्सियां बनाई जाती हैं, तो ये भी एक प्रकार की रेशा फसल है। कपास की बात करें तो कपास का जो कुल है वो मालवेसी है और इसको उगने के लिए जो जलवायु चाहिए वो शीतोष्ण जलवायु चाहिए, यानी कि ना तो बहुत ज्यादा गर्मी हो और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी हो। तापमान इसका क्या होता है? तापमान चाहिए होता है 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, और वर्षा इसके लिए जरूरी होती है 60 से 110 सेंटीमीटर। ये इसका आइडियल जो रेन इंटरवल है वो होता है। सबसे अच्छी जो इसके लिए मिट्टी है वो काली मिट्टी है और फिर जलोढ़ मिट्टी है। काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे बेहतर तरीके से होता है, यानी कि काली मिट्टी इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मोस्ट सुटेबल कपास के लिए काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी में ऐसी क्या खास बात होती है जो कपास के लिए जरूरी होती है या कपास के लिए मोस्ट सुटेबल होती है? तो काली मिट्टी में लोहा, चूना, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कार्बोनेट जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी अधिकता होती है, उनकी प्रचुरता होती है। जबकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो दूसरे ह्यूमस जैविक पदार्थ हैं, यानी कि जैविक पदार्थों को क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस की इसमें होती है कमी। लेकिन जो कपास के जरूरी एलिमेंट्स हैं उनकी इसमें प्रचुरता होती है। अब कपास में अगर हम लोग देखें तो कपास में केवल रेशे ही नहीं होते, बल्कि कपास का जो बीज होता है वो बीज भी व्यापारिक रूप से जरूरी होता है, क्योंकि उससे निकाला जाता है तेल, जिसे यूज किया जाता है। कपास के जो आइडियल लेंथ होती है रेशे की वो क्या होती है? तो 5 सेंटीमीटर या उससे अधिक लंबे रेशे वाला कपास सर्वोत्तम माना जाता है। यानी कि बेस्ट कपास कौन सा होना चाहिए? जिसके रेशे की लंबाई 5 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा हो। कपास की जो किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं? तो महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी, सुजाता, देशी श्यामली, सुविन, विकास, प्रताप कापी और लोहित, यूपी के अकोला, ये इसकी क्या है? ये इसकी जरूरी किस्में हैं। तो किस्में इंपॉर्टेंट है। कपास का जो मेजरमेंट होता है वो गांठों में होता है कि कितने गांठ कपास का उत्पादन हुआ या कितने गांठ कपास का सेल परचेज हुआ। और एक गांठ जो कपास की होती है वो 170 किलोग्राम की होती है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। कपास की एक गांठ का वजन कितना होता है? 170 किलोग्राम होता है। और कपास को सफेद सोना या श्वेत स्वर्ण भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में कपास का जो उत्पादन होता है वो मुख्यतः 3 क्षेत्रों में होता है। गंगा यमुना दोआब में भी होता है, रुहेलखंड में और बुंदेलखंड, इन तीनों जगहों पर कपास का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ज्यादा होता है। कपास के लिए जैसा हम लोगों ने देखा था कि 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए होता है। लेकिन बहुत ज्यादा सर्दी जब पाला पड़ता है तो उस पाले को कपास सहन नहीं कर पाता, और पाले की वजह से कपास की जो फसल है, पौधे हैं, वो खराब हो जाते हैं। कपास के उत्पादन की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन गुजरात में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, और सबसे नंबर जो थर्ड पोजीशन पर है वो है तेलंगाना। तो ये तीन जो स्टेट्स हैं, ये तीन स्टेट्स टॉप कपास प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया की, जिनमें नंबर 1 पर गुजरात है। वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे नंबर 1 पर जो हमारा पास है वो है चीन। चीन में दुनिया में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत है और तीसरे नंबर पर USA है। कॉटन सीड यानी कि जो कपास का बीज होता है उसको बिनौला भी बोला जाता है। इसके उत्पादन में से तेल निकाला जाता है। इसके उत्पादन में नंबर 1 पर भारत है, नंबर 2 पर चीन है और नंबर 3 पर ब्राजील है। और कॉटन लिंट, अब यहाँ पर लिंट क्या होता है? तो जैसा हम लोगों ने अभी देखा था, कपास सबसे अच्छा वो माना जाता है
जिसके रेशे की लंबाई 5 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होती है। तो कपास अगर निकाला जाएगा तो उसमें से जो कुछ कुछ रेशे ऐसे होंगे जो बड़े होंगे, और कुछ रेशे ऐसे होंगे जो छोटे होंगे। तो बीज से जुड़े हुए जो बहुत छोटे छोटे रेशे होते हैं, जिनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर से कम या और भी कम होती है, उन्हीं को लिंट बोला जाता है। तो कॉटन लिंट में नंबर 1 पर भारत है, नंबर 2 पर चीन है और नंबर 3 पर अमेरिका है। कपास का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है खेती करने का, वो महाराष्ट्र में है, यानी कि सबसे ज्यादा एरिया जहां पर खेती की जाती है कपास की, वो महाराष्ट्र में है। फिर हमारी अगली जो आ जाती है वो है जूट। जूट जो है वो टिलियेसी कुल की फसल है, और इसकी उत्पत्ति अफ्रीका और भारत में मानी जाती है। कपास के बाद दूसरी प्रमुख रेशे वाली फसल जूट है। और इसके नीचे का जो रेशा है वो तने की छाल के नीचे से रेशा निकाला जाता है, और ये अपगलन विधि से प्राप्त किया जाता है। अपगलन विधि क्या है, कभी आगे जब डिटेल में इसकी क्लास, अभी तो एग्जाम के पर्पज के लिए हम लोग डेटा केवल देख रहे हैं, तो वहां पर इसकी बात कर लेंगे। तो रेशा तने की छाल के नीचे से अपगलन विधि से प्राप्त किया जाता है। तो ये भी सवाल आया है एक बार कि जूट जो है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो तने से प्राप्त किया जाता है। तने को गला दिया जाता है, सड़ा दिया जाता है, और सड़ाने गलाने के बाद फिर उससे जो रेशा है वो निकलता है। जूट और मेस्ता के उत्पादन की अगर बात करें तो नंबर 1 पर जो है वो है पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन, मेस्ता का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार है, और बिहार के बाद तीसरे नंबर पर असम है। ग्लोबल अगर देखा जाए तो ग्लोबली भी दुनिया में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन भारत में, सॉरी, जूट या मेस्ता का उत्पादन भारत में होता है। नंबर 2 पर बांग्लादेश है और नंबर 3 पर चीन है। ठीक है, तो ये इसके उत्पादन का डेटा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल जो भारत में इसके उत्पादन का है वो है पश्चिम बंगाल में। फिर हम लोग आ जाते हैं गन्ने में। गन्ना मतलब शुगर केन। शुगर केन जो है वो नेटिव पौधा नहीं इंडिया का, ये कहाँ से आया, ये न्यू गिनी से आया है, और ये उष्ण कटिबंधीय पौधा है। ट्रॉपिकल जो प्लांट है वो ये है। ये भी घास कुल का है, गन्ना भी किसका है, घास कुल का है। और ये जो है ये सूती वस्त्र उद्योग के बाद जो चीनी उद्योग है वो दूसरा सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। गन्ने के बीज को क्रैरी ऑप्सस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कि क्रैरी ऑप्सस क्या है या क्रैरी ऑप्सस किसे कहा जाता है। गन्ने के बीज के शोधन के लिए गन्ने के बीज को बुआई से पहले उसको थोड़ा सा उसका शोधन किया जाता है, जिससे कि बोने के बाद वो उसमें फंजाई ना लगे, वो खराब ना हो, और वो प्रॉपरली एक प्लांट के रूप में डेवलप हो जाए। तो इसके लिए वहां पर जो कवकनाशी है उसका प्रयोग किया जाता है, और इस कवकनाशी का नाम क्या है, एल्गोल। तो एल्गोल कवकनाशी का इस्तेमाल किया जाता है गन्ने के बीज के शोधन के लिए, उसके शुद्धिकरण के लिए, कि जमीन में दबाने के बाद कहीं पर वो कवक के द्वारा या फंजाई के द्वारा, फंगस के द्वारा खराब ना हो जाए। हम लोगों ने C4 पौधे देखे थे, और गन्ना भी क्या है, C4 पौधा है। 4 C4 पौधों के नाम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे, और C4 पौधे क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, तो आपको याद होगा वो। चीनी उद्योग में तकनीकी कुशलता है तो कानपुर में भारतीय शर्करा संस्थान की स्थापना की गई थी, यानी कि जो शुगर प्रोडक्शन है उसमें स्किल्स का डेवलपमेंट हो, बेटर तरीके से नई नई टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट हो, इसके लिए कानपुर में स्थापना की गई थी। भारतीय शर्करा संस्थान की, शुगर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। कानपुर में कल्याणपुर के पास ये सिचुएटेड है। चीनी उद्योग को नियंत्रण मुक्त करने के लिए, यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से अलग करने के लिए जो सुझाव देने हैं, उसके लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम है रंगराजन समिति। तो रंगराजन समिति का संबंध किससे है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, रंगराजन समिति का संबंध जो है वो गन्ने या शुगर जो प्रोडक्शन है उससे है। उत्तर प्रदेश की जो पहली चीनी मिल है वो खोली गई थी देवरिया जिले के प्रतापपुर में 1903 की में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल है जो देवरिया के प्रतापपुर में 1903 में खोली गई थी। इस पर कई बार सवाल आया है, तो ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। गन्ने के रोगों की बात करें तो मैंने बताया था कि रोग याद करने के लिए फसल के नाम के साथ जोड़ के बोलिए। तो जैसे इसका नाम क्या है, यह है गन्ने का स्मट रोग, गन्ने का मोजाइक रोग, गन्ने का जो रेड रॉट रोग होता है वो कवक यानी कि फंजाई से होता है, गन्ने का उकठा रोग है, और गन्ने का ही एक रोग और है लालधारी रोग। और गन्ने का एक और रोग है हायर बर्न रोग जो होता है, जिसको गन्ने का पायरिला रोग भी कहा जाता है, और ये एक कीट से होता है, एक इंसेक्ट से होता है जिसका नाम है पायरिल्ला। तो पायरिल्ला कीट जो है वो गन्ने में लगता है, और इसी से जो हायर बर्न या गन्ने का पायरिल्ला रोग होता है। गन्ने से संबंधित जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो संस्थान है, उनको एक बार देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल आता है, यूपी स्पेशल में भी आता है।
फिलहाल जो गन्ना प्रजनन संस्थान है वो कहाँ पर है, वो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में है। और गन्ना शोध परिषद के अंडर में एक इंस्टीट्यूट और खोला गया है सेवरही कुशीनगर में, जिसका नाम है गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन व अनुसंधान केंद्र। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ध्यान रखने हैं आप लोगों को। आगे हम लोग चल लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में। और नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कानपुर में। इसी को भारतीय शुगर संस्थान के नाम से भी या राष्ट्रीय शुगर शर्करा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान बोले या भारतीय शर्करा संस्थान बोले एक ही बात है। अब इसका नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान है। उत्पादन की बात करें तो गन्ने और शक्कर दोनों की बात यहाँ पर हो रही है। सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर कर्नाटक में है। दुनिया की बात करें तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन ब्राजील में होता है, ब्राजील के बाद भारत है और नंबर 3 पर चीन आता है। शक्कर उत्पादन की बात करें तो दुनिया में शक्कर का शुगर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ब्राजील में और नंबर 2 पर है भारत। तो ये इंपॉर्टेंट है, दुनिया में शक्कर का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील में है और ब्राजील के बाद भारत में है। देश में शक्कर का गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर है, वो है उत्तर प्रदेश में। नंबर 2 पर महाराष्ट्र है और दुनिया में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील में है। बात करते हैं तंबाकू की या टोबैको की। और टोबैको की जो उत्पत्ति है वो साउथ अमेरिका की मानी जाती है। और इसके लिए जो जलवायु चाहिए वो कैसी चाहिए, उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसके लिए चाहिए। ठीक है, इसके लिए जो सुटेबल जो सबसे सुटेबल जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, लाल और पीली मिट्टी तंबाकू के उत्पादन के लिए, तंबाकू की कृषि के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। भारत में जो तंबाकू है वो 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली लेके आए थे जहांगीर के समय में। दुनिया में तंबाकू का सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक कौन है, चीन है। जल्दी ही हम भी बनने वाले हैं। 1 मई 2004 को सरकार के द्वारा तंबाकू उत्पादनों के विज्ञापनों पर रोक लगाने की बात कही गई थी, लेकिन अब सरोगेट एडवर्टीजमेंट के माध्यम से अभी भी इसका जो विज्ञापन है वो चलता रहता है, बट डायरेक्टली नहीं करते। सरोगेट जो जो एडवर्टीजमेंट है उसके द्वारा करते हैं, किसी और चीज को दिखाकर उसको कर देते हैं तंबाकू से लिंक। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में हो। तंबाकू बोर्ड या टोबैको बोर्ड का जो है वो गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। तो ये दोनों जो संस्थान है ये इंपॉर्टेंट है, इन पर सवाल पूछा जाता है। तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है भारत में वो गुजरात में होता है, फिर आंध्र प्रदेश है, नंबर 3 पर उत्तर प्रदेश है लेटेस्ट डेटा के हिसाब से। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पर भारत है और नंबर 3 पर ब्राजील है। चीन क्या है, अभी देखा हम लोगों ने कि दुनिया में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही कहाँ पर है, चीन में है। तंबाकू का सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो गुजरात में है, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश और फिर कर्नाटक आ जाता है। अब बागानी फसलों में अगली फसल हमारे पास है चाय और टी। तो बागानी फसल के साथ साथ ये व्यापारिक फसल भी है, प्लांटेशन क्रॉप्स तो है ही। जलवायु उसको कैसी चाहिए, उष्ण आर्द्र चाहिए, यानी कि गर्म भी हो और साथ ही साथ कैसी हो, नम भी हो, आर्द्र जलवायु भी हो, वेट क्लाइमेट भी हो। तो यहाँ पर तापमान कितना चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। वर्षा कितनी होनी चाहिए, 125 से 150 सेंटीमीटर। तो इसको वर्षा चाहिए होती है 125 से 150 सेंटीमीटर, ठीक ठाक चाहिए होती है। मृदा जो इसके लिए बेहतर है वो कौन सी मृदा जरूरी है, लैटेराइट मृदा इसके लिए जरूरी है। लैटेराइट सॉइल चाय के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। जो मिट्टी होनी चाहिए वो एसिडिक मिट्टी बेहतर मानी जाती है और ह्यूमस युक्त यानी कि जो जैवीय पदार्थ युक्त मिट्टी है वो इसके लिए जरूरी होती है। चाय की जो उत्पत्ति है वो चीन में है और भारत में चाय का उत्पादन 1840 में शुरू किया करवाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। भारत में 1840 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने चाय का उत्पादन शुरू करवाया था। और जो टी बोर्ड है वो कहाँ पर है, कोलकाता में। टोबैको बोर्ड कहाँ पर है, गुंटूर में। टी बोर्ड कहाँ पर है, कोलकाता में। चाय का सर्वाधिक उत्पादन भारत में असम में होता है, असम के बाद पश्चिम बंगाल है और उसके बाद नंबर 3 पर तमिलनाडु है। दुनिया भर की बात करें तो नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पर भारत है और नंबर 3 पर केन्या है चाय के उत्पादन में। चाय के एक्सपोर्ट पर कई बार सवाल आया है कि चाय का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है। तो चाय का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अभी के डेटा के हिसाब से केन्या है। केन्या के बाद नंबर 2 पर चीन है, नंबर 3 पर श्रीलंका है और नंबर 4 पर भारत है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सर्वाधिक क्षेत्रफल चाय का जो है वो असम में है, यानी कि सबसे ज्यादा एरिया जो जहां पर चाय की खेती की जाती है वो चाय का प्लांटेशन लगे हैं वो कहाँ पर है, वो असम में है। अगली प्लांटेशन क्रॉप है कॉफी या कहवा। इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है, ब्राजील में हुई है। इसके लिए भी वैसी ही जलवायु चाहिए,
तापमान इसको थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल्ड इंटरवल वाला चाहिए, 17 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलता है इसमें। मृदा यहाँ पर भी लैटराइट चाहिए और वर्षा यहाँ पर भी 125 से 150 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए। तो इसकी उत्पत्ति तो ब्राजील में हुई है, लेकिन भारत में कैसे आई? तो एक एक फकीर थे, एक सूफी संत थे, जिनका नाम था बाबा बुदन। तो 17 सेंचुरी में जो फकीर बाबा बुदन थे वो अरब से कर्नाटक में कॉफी के कुछ बीज लेके आए थे, और वहां पर बाबा बुदन की पहाड़ियों पर उन्होंने उन बीजों को प्लांट किया था, और यहीं से भारत में कॉफी के प्लांटेशन की शुरुआत होती है। तो बाबा बुदन द्वारा अरब से लाकर कर्नाटक में बाबा बुदन पहाड़ियों में इस पौधे को उगाया गया था। जो कॉफी है या जो कहवा है वो बहुत ज्यादा धूप को सहन नहीं कर सकता, इसीलिए इसको छायादार जगहों पर लगाया जाता है, यानी कि जहां पर इसका प्लांटेशन किया जाता है तो वहां पर बड़े छायादार पेड़ों को भी लगाया जाता है। ठीक है। इसकी जो जमीन है वो ढालदार होनी चाहिए, जिससे पानी न रुक सके। चाय और इसमें दोनों में ही पानी नहीं रुकना चाहिए, अथवा दोनों के ही पौधे खराब हो जाते हैं। 600 मीटर से 1600 मीटर की ऊंचाई पर जो कॉफी या कहवा है उसका उत्पादन सबसे अच्छा होता है। तो इसके लिए जो आइडियल हाइट है, जो अल्टीट्यूड है, वो 600 से 1600 मीटर का है। इसकी दो इंपॉर्टेंट किस्में हैं, एक अरेबिक है और दूसरी रोबस्टा है। जो अरेबिक जो इसकी जो जो किस्म है, जो वैरायटी है, वो सबसे हाई क्वालिटी की कॉफी होती है, लेकिन इसको ये जो कीट या रोग भी इसके ऊपर ज्यादा लगते हैं। तो उसकी क्वालिटी तो अच्छी होती है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही नाजुक है। इस पर कीटों का, इंसेक्ट्स का और बीमारियों का असर ज्यादा होता है, और इसीलिए इसका उत्पादन कम हो जाता है, और इसीलिए इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दूसरी कॉफी है रोबस्टा, जिसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, और लगभग 52% जो उत्पादन होता है वो रोबस्टा कॉफी का ही होता है। भारत में दुनिया के कुल कॉफी उत्पादन का 3.8% उत्पादित होता है, ये डेटा के हिसाब से। कहवा की जो दूसरी अलग और इम्पोर्टेंट किस्में हैं वो कौन कौन सी है? कावेरी है, केंट्स है और पेरेडोनिया है। भारत में जितना भी कॉफी का उत्पादन होता है उसका 68% उत्पादन कर्नाटक में होता है, बाबा बुदन और उसके आसपास के इलाकों में। और भारत अपने कॉफी उत्पादन का 80% एक्सपोर्ट कर देता है। कॉफी बोर्ड कहाँ पर है? कर्नाटक के बैंगलोर में है। तो कॉफी बोर्ड कर्नाटक के बैंगलोर में है। और हम लोगों ने जो तंबाकू बोर्ड देखा था वो कहाँ पर देखा था? गुंटूर में देखा था। और टी बोर्ड भी देखा था। कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक अभी हम लोगों ने देखा, उसके बाद केरल आता है और फिर तमिलनाडु आता है। और दुनिया की बात करें तो दुनिया में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील में होता है, ब्राजील के बाद वियतनाम है और फिर कोलंबिया है। भारत का कॉफी उत्पादन में 8वां स्थान है। ठीक। फिर अगली प्लांटेशन क्रॉप है हमारे पास नेचुरल रबर या प्राकृतिक रबर। रबर के जो बीज है वो हेनरी विलियम ब्राजील से भारत लेकर आए हुए थे। और लेकिन जो रबर की खेती है उसकी शुरुआत किसने करवाई थी भारत में? लॉर्ड सैलिसबरी ने करवाई थी। और भारत विश्व में रबर का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। जो कंजम्पशन है वो दुनिया में नंबर 4 पर है भारत। रबर जो है वो प्राथमिक तौर पर केरल और तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के समीपवर्ती क्षेत्र, जो देश का परंपरागत रबर उत्पादक क्षेत्र है, वहां पर उत्पादित होता है। यानी कि भारत में अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो रबर कहाँ पर उत्पादित की जाती है? केरल और तमिलनाडु का वो इलाका जो कन्याकुमारी के आसपास का इलाका है। और रबर बोर्ड कहाँ पर है? रबर बोर्ड है कोट्टायम, केरल में। तो ये जो चारों बोर्ड हम लोगों ने देखे हैं, इन बोर्ड्स के नाम अलग से नोट कर लीजिएगा, मैचिंग में इन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल में है, फिर त्रिपुरा में है, फिर कर्नाटक में है अभी के डेटा के हिसाब से। और दुनिया में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन अभी फिलहाल थाईलैंड में हो रहा है, फिर इंडोनेशिया है और फिर वियतनाम है। भारत का जो नंबर है रबर के उत्पादन में वो छठा है। उपभोग उपभोग में कितना है? चौथा है। भारत में रबर का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो है केरल में। आते हैं रेशम में। रेशम यानी कि सिल्क। ठीक। भारत में रेशम की जो 5 किस्में हैं वो पाई जाती हैं, जो रेशम के कीड़े से प्राप्त होती हैं। ये 5 किस्में हैं: मलबरी, ओक टसर, उष्णकटिबंधीय टसर और ईरी और मूंगा। तो वैसे तो 4 हैं, मलबरी है, टसर है, ईरी है और मूंगा है। लेकिन टसर 2 कैटेगरी में हो जाता है, ओक टसर और ट्रॉपिकल टसर। ठीक है, ये 2 पार्ट हो जाते हैं। भारत में जो रेशम है उसका सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर असम में होता है। दुनिया में देखा तो नंबर 1 पर चीन है, फिर भारत है और फिर उज्बेकिस्तान है। भारत में जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो मलबरी रेशम का होता है। मलबरी रेशम वो रेशम होता है जिसके कीड़ों को शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है। मलबरी जो है वो शहतूत का इंग्लिश नाम है। तो शहतूत की पत्तियों पर पलने वाले कीड़ों से जिस रेशम का उत्पादन होता है उसको मलबरी सिल्क या मलबरी रेशम बोलते हैं, और इसी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है।
ईरी रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन असम में होता है, उसके बाद मेघालय है और फिर मणिपुर है। मूंगा रेशम की बात की जाए तो मूंगा रेशम का 91% उत्पादन असम में होता है, यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन असम में हो रहा है। असम के बाद मेघालय है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। तो ईरी और मूंगा में पहले और दूसरे स्थान पर सेम है, यानी कि असम और मेघालय पहले दूसरे स्थान पर है। ईरी में मणिपुर तीसरे स्थान पर है और मूंगा में अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर है। शहतूत यानी कि मलबरी रेशम की बात की जाए तो उसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। सबसे नंबर 1 पर यहाँ पर कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश उत्पादन में दूसरे नंबर पर है और तमिलनाडु मलबरी रेशम के उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। टसर रेशम झारखंड में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है और इसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। तो ये इसको याद रखना है। ईरी नंबर 1 पर असम, मूंगा नंबर 1 पर असम, दोनों में नंबर 2 पर मेघालय है। शहतूत या मलबरी में नंबर 1 पर कर्नाटक है, नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश है। और टसर रेशम ध्यान रखिएगा झारखंड और छत्तीसगढ़ 1 और 2 नंबर पर हैं। यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा था कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन लगभग 70% जो उत्पादन होता है वो मलबरी या शहतूत वाले रेशम का होता है। यहाँ जितनी भी किस्में हम लोगों ने देखी मलबरी के बाद, वो चाहे हमारे पास टसर हो, चाहे ईरी हो और चाहे वो मूंगा रेशम हो, तो इन तीनों को शहतूत यानी कि मलबरी के अलावा बाकी जो तीनों है ईरी, मूंगा और टसर, इनको वन्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वन्या बोला जाता है। तो वन्या को ध्यान रखना भी जरूरी है। तो शहतूत के अलावा रेशम की अन्य किस्में, वो चाहे ईरी हो, चाहे टसर हो या चाहे वो मूंगा रेशम हो, ये क्या बोली जाती है? वन्या बोली जाती हैं। यहाँ जो रेशम का कीड़ा है, रेशम का जो कीड़ा है, इसके जीवन के 4 चरण होते हैं। पहला अंडे के रूप में, फिर वो इल्ली के रूप में, यानी कि कैटरपिलर जो स्टेज होती है वो होती है, फिर उसका प्यूपा बनता है और प्यूपा के बाद शलम होता है। मकड़ी से भी रेशम हमको मिलता है और इस पर कई बार सवाल आया है कि मकड़ी से मिलने वाले रेशम को क्या कहा जाता है। तो मकड़ी से मिलने वाला रेशम जो होता है वो गॉस्मिर रेशम होता है। केंद्रीय रेशम कीट पालन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान है मैसूर कर्नाटक में। रेशम बोर्ड कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो ये एक और बोर्ड हमको मिला, रेशम बोर्ड कर्नाटक में है। रेशम अनुसंधान और विकास केंद्र यानी कि रेशम यानी कि सिल्क रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर है? सुभागपुर गोंडा में है, सोनभद्र में है और औरैया में है। इन 3 जगहों पर उत्तर प्रदेश में रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। उत्पादन में ग्लोबली चीन का पहला और भारत का दूसरा स्थान है। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, उत्पादन में चीन का पहला और भारत का दूसरा स्थान है रेशम के उत्पादन में। ये इंस्टीट्यूट्स आपको जरूर से जरूर ध्यान रखने हैं। इंस्टीट्यूट बहुत पूछता है, यूपी स्पेशल में भी पूछ सकता है और वैसे भी पूछ सकता है। हॉर्टिकल्चर की बात की जाए तो हॉर्टिकल्चर में बेसिकली बागवानी बोलते हैं इसको। हॉर्टिकल्चर का नाम क्या है? बागवानी होता है। और हॉर्टिकल्चर में कई सारी चीजें आती हैं, जैसे फल उत्पादन, फलों के उत्पादन को क्या बोला जाता है? पोमोलॉजी बोला जाता है। सब्जियों के उत्पादन को बोला जाता है ओलेरी कल्चर और फूलों के उत्पादन को बोला जाता है फ्लोरिकल्चर। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि फलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है, फूलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है, और अक्सर लोग दोनों में ही हॉर्टिकल्चर लगा के चले जाते हैं। तो हॉर्टिकल्चर तो एक ओवरऑल एक नाम है और उसके अंदर भी अलग अलग नाम है, जिसमें से सब्जियों के उत्पादन को ओलेरी कल्चर बोला जाता है, फूलों के उत्पादन को फ्लोरिकल्चर और फलों के उत्पादन को पोमोलॉजी बोला जाता है, पोमोकल्चर बोला जाता है। इससे संबंधित जो संस्थान है ये भी ध्यान रखिए। केंद्रीय बागवानी संस्थान जो है वो मेजीफेमा नागालैंड में है और इसकी स्थापना की गई थी जनवरी 2008 में। फलों से ही संबंधित, आम से संबंधित मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में है। और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मेरठ में है। ध्यान रखने वाली बातें हैं ये। अब अगला हमारा जो है वो है कुल बागवानी उत्पादन। कुल बागवानी उत्पादन का मतलब होता है यहाँ पर सभी फल, सभी सब्जियां और जो सभी फूल हैं उनका ओवरऑल जो उत्पादन हुआ है उसमें कौन नंबर 1 पर है और कौन नंबर 2 पर है, ये देखना है। तो कुल बागवानी उत्पादन में ओवरऑल आ जाता है, अलग अलग नहीं है। तो कुल बागवानी उत्पादन में यहाँ पर हमारे पास 2 डेटा है, एक 2020-21 का फाइनल डेटा है और दूसरा 2023-24 का थर्ड एस्टिमेट है। तो ये अभी एस्टिमेटेड डेटा है, ये अनुमानित डेटा है, ये फाइनल नहीं हुआ है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि सब्जी उत्पादन में या कुल बागवानी उत्पादन में नंबर 1 पर कौन सा है, तो कौन से डेटा को हम लोग यूज करेंगे? तो यहाँ पर तो खैर नंबर 1 पोजीशन तो सेम है, लेकिन नंबर 2 और 3 पोजीशन में बदलाव आ गया है।
तो अगर सेम होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बदलाव आ गया, इसलिए जरूरी है कि हमको ये पता होना चाहिए कि हम कौन से वाले डेटा को प्रेफर करें। तो ये जो फाइनल डेटा है इसी को प्रेफर किया जाना चाहिए, जब तक कि आपसे स्पेसिफिकली अनुमान शब्द का इस्तेमाल करके ना पूछ ले। तो ये जो अंतिम डेटा है इसके हिसाब से नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, यानी कि कुल बागवानी उत्पादन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल, और नंबर 3 पर मध्य प्रदेश है। जबकि जो एस्टिमेटेड डेटा है इसमें यहाँ पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर अभी भी काबिज है, लेकिन जो नंबर 2 है वहां पर मध्य प्रदेश आ गया है, नंबर 3 से ऊपर उठकर मध्य प्रदेश नंबर 2 पर आ गया है। और हो सकता है 2023-24 का जो फाइनल डेटा हो उसमें भी मध्य प्रदेश अपनी इस पोजीशन को बरकरार रखे, और नंबर 3 पर पश्चिम बंगाल आ गया है, जो 2020-21 में नंबर 2 पर था। तो नंबर 2 और 3 यहाँ पर शफलिंग हो गई है। अब अलग अलग बातें हम लोग कर लेते हैं। पहले बात करते हैं फलों के उत्पादन की। तो फल उत्पादन में अगर देखें तो चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन कहाँ पर होता है? चीन में। चीन देखिए हर चीज में आगे है। हम लोगों ने जब इंडस्ट्रीज देखी थी तो इंडस्ट्रीज में भी बहुत सी चीजों में चीन नंबर 1 पे था। हम लोगों ने जब अभी खाद्यान्न उत्पादन देखा था तो उसमें भी मैक्सिमम चीजों पर चीन नंबर 1 पे है। फलों में भी अब देखिए चीन नंबर 1 पर है। खेलों में तो आगे वो है ही, इकोनॉमी में भी हमसे आगे निकल रहा है। अभी नंबर 1 तो नहीं है खैर वो। तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग, यानी कि फलों में कौन से तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर सवाल आपको डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। हर एग्जाम में नहीं तो हर दूसरे एग्जाम में आपको इस पे से सवाल मिलेगा ही मिलेगा। जैसे नींबू का जो डाई बैक रोग है वो नींबू में कॉपर की कमी से हो जाता है। आंवले में जो इंटरनल निक्रोसिन रोग है ये बोरॉन की कमी से होता है। आम और बैंगन का जो लिटिल लीफ रोग है वो जस्त की कमी से होता है। केले का जो वाटर कोर रोग है वो बर्फ के कणों और सॉर्बिटॉल के डिपोजिशन की वजह से केले में वाटर कोर नाम का जो रोग है वो हो जाता है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो नींबू में येलो स्पॉट डिसऑर्डर जो है वो मॉलिब्डेनम नाम के तत्व की कमी से होता है। मॉलिब्डेनम नाम के तत्व की कमी से होता है। अंगूर में डिसऑर्डर मिलेंडेज नाम का जो रोग होता है वो बोरॉन की कमी से होता है। अमरूद में जो ब्रॉन्जिंग हो जाती है वो जस्ते की कमी से होती है। लीची में जो पत्ती जल जाती है वो पोटेशियम की कमी से होती है। आम में इंटरनल नेक्रोसिन बोरॉन की कमी से होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने भी देखा था आंवले में इंटरनल नेक्रोसिन बोरॉन की कमी से हुआ, और आम में भी जो इंटरनल नेक्रोसिन हुआ वो बोरॉन की कमी से हुआ। ठीक है। तो नेक्रोसिन, इंटरनल नेक्रोसिन से रिलेट किसको कर सकते हैं? बोरॉन को कर सकते हैं। ऐसे ही आम में जो लीफ स्कॉल्स होता है, पत्तियां जो जल या सिकुड़ जाती हैं, वो बोरॉन, पोटेशियम और पानी में क्लोराइड की अधिकता से होता है। पानी में क्लोराइड ज्यादा है तो भी हो जाएगा, बोरॉन और पोटेशियम की कमी से भी हो जाएगा। कटहल का जो आंतरिक ऊतक क्षय है इसको भी नेक्रोसिन ही बोला जाता है, ये बोरॉन से होता है ये भी। आम का काला शीरा रोग, यानी कि आम की पत्तियों की जो नसें होती हैं वो काली पड़ जाती हैं। कैसे पड़ जाती हैं? अगर आसपास कोई ईंट भट्टा है तो उस ईंट भट्टे की वजह से आम के जो बाग होंगे वहां के आसपास या जो पेड़ होंगे वो खराब हो जाएंगे, और ये वाला रोग वहां पर फैलने लगेगा। क्यों? क्योंकि भट्टे के धुएं से सल्फर डाइऑक्साइड नाम की गैस निकलती है जो इस रोग के लिए आम के पेड़ों में उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। पीकन नट में जो गुच्छा रोग लगता है वो जस्त की कमी से लगता है। अंगूर में हेन और चिकन जो रोग होता है वो बोरॉन की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ जो रोग होता है वो कॉपर की कमी से होता है। ठीक है। डाईबैक भी कॉपर की कमी से हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोगों ने कुल बागवानी उत्पादन देखा। कुल बागवानी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान था फाइनल डेटा में भी, और जो एस्टिमेटेड डेटा है 2023-24 का उसमें भी। अब हम लोग अलग अलग करके चलते हैं। बागवानी में हमारे पास फलोत्पादन में आते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर कुल फलोत्पादन में अगर देखें तो नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन जो है आज के डेटा के हिसाब से, रिसेंट डेटा, लेटेस्ट डेटा के हिसाब से वो आंध्र प्रदेश में हो रहा है। आंध्र प्रदेश के बाद नंबर 2 पर महाराष्ट्र है, और फल उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश है वो तीसरे स्थान पर आ जाता है। तो फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो महाराष्ट्र में, यानी कि जो फल है वो सबसे ज्यादा जो एरिया कवर कर रहे हैं वो कहाँ पर कवर कर रहे हैं? महाराष्ट्र में कर रहे हैं। दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फलों का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में है, चीन के बाद भारत है, और भारत के बाद ब्राजील में अभी के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से दुनिया का सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन होता है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फलों के राजा आम से, यानी कि मैंगो से। आम का जो बॉटनिकल नाम है वो मैग्निफेरा इंडिका है, ये कॉमा नहीं है, मैग्निफेरा इंडिका इसके बॉटनिकल नाम है, और ये इसकी फैमिली का नाम है।
इसका जो प्रकार है वो ड्रूप टाइप है। फलों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं कि उनका विकास किस तरीके से हुआ है। जैसे कुछ फल ऐसे होते हैं जिनका विकास जो अंडाशय के बाहर होता है, उनको आभासी फल बोलते हैं। तो ऐसे ही जो आम है वो ड्रूप टाइप का जो है वो फल है। इसका खाने वाला भाग कौन सा है? मीजोकार्प इसका खाने वाला भाग होता है। ध्यान रखिएगा, मीजोकार्प इसका खाने वाला भाग होता है। इसको भारत का राष्ट्रीय फल कहा जाता है और फलों का राजा भी कहा जाता है। आम एक ऐसा फल है जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है और उसमें विटामिन डी भी पाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर पोषक तत्व जो मिल रहे हैं उनको भी कवर करते हुए चल रहे हैं, यानी कि एक कॉम्प्रहेंसिव वीडियो है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन जो एग्जाम के पॉइंट से रिलेटेड है वो कवर कर रहे हैं। आम के प्रसारण की विधि क्या है, यानी कि आम के पौधों को बढ़ाने की विधि क्या है? तो उसको बीनियर ग्राफ्टिंग बोलते हैं। जो आम के लिए विधि अपनाई जाती है उसका नाम क्या है? बीनियर ग्राफ्टिंग। इसकी जो इंपॉर्टेंट किस्में हैं वो देख लेते हैं। तो पहली किस्म है आम्रपाली। आम्रपाली का जो विकास है वो IARI द्वारा किया जाता है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसका विकास किया गया है। जो आम्रपाली है ये एक हाइब्रिड है, और ये हाइब्रिड किसका है? दशहरी और नीलम जो इसकी किस्म है उनको यहाँ पर इनका हाइब्रिड करके बनाया गया है आम्रपाली। दशहरी और नीलम का हाइब्रिड है आम्रपाली। इसकी खास बात क्या है कि इसके पौधे छोटे होते हैं, तो कम जगह पर ज्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं। घरों में भी इसको लगाया जा सकता है क्योंकि इसका पौधा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, बौना होता है, और इसके फल में कैरोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। सघन बागवानी के लिए उपयुक्त है, क्यों? क्योंकि पौधा छोटा है। इसको किचन फसल भी कहा जाता है, वो भी इसीलिए क्योंकि आप इसको घर में भी लगा सकते हैं, इसीलिए इसको किचन फसल भी कहा जाता है, छोटे पौधे होने की वजह से। अगली जो किस्म है वो इसकी मल्लिका, और इसका जो संकरण किया गया वो भी IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है। और ये जो है ये एक रोग से प्रभावित ज्यादा रहता है जिसका नाम है गुच्छा रोग। ठीक है, गुच्छे रोग से प्रभावित रहता है। सिंधु एक अगली किस्म है जिसको विकास महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया, और ये दो आम की किस्में रत्ना और अल्फांसो का संकर है, उनका हाइब्रिड है। ये गुठली रहित आम होता है, सिंधु में गुठली नहीं पाई जाती, इसलिए ये हो जाता है इम्पोर्टेंट। ठीक। अगली जो किस्म है वो है निरंजन। ये बेमौसमी फसल है। जनरली आम का जो मौसम होता है वो गर्मी में होता है, गर्मी में आम होता है, लेकिन ये बेमौसमी फसल है। ये मौसम के अलावा भी इसमें फल आते हैं, और जून जुलाई से इसमें नियमित फल मिलना शुरू हो जाते हैं। लंगड़ा जो किस्म है आम की, इसमें विटामिन सी अधिक होता है, और इसीलिए जो लंगड़ा नाम का आम होता है इस ये हल्का सा खटास लिए होता है, बाकी की तरह बिल्कुल मीठा नहीं होता। जो दशहरी है उसकी तरह बिल्कुल मीठा नहीं होता, हल्की सी इसमें खटास होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो विटामिन सी है वो ज्यादा होता है। आम की जो अगली किस्म है वो नीलम है। नीलम की खास बात ये होती है कि इसका फल बहुत ज्यादा पक जाता है, तो ये अधिक पकने वाली किस्म है, और दक्षिण भारत में ये 2 बार फल देती है साल में। ठीक। वैसे तो आम की एक खास बात ये होती है कि आम उत्तर भारत की अगर हम लोग बात करें कि अगर एक साल बहुत अच्छी फसल आम की आ जाती है, बहुत अच्छे फल आ जाते हैं, तो अगले साल फल कम आते हैं, फिर उसके अगले साल फल फिर से ज्यादा आते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में जो नीलम की किस्म है ये एक साल में ही 2 बार जो है वो फल देती है। बैंगनपल्ली। बैंगनपल्ली भी आम की एक किस्म है, और ये भी दक्षिण भारत से संबंधित है। अरुणिका जो है वो आम्रपाली और वनराज नाम की जो किस्म आम की है वो उसका संकर है। आम्रपाली और वनराज का ये संकर है, ध्यान रखिएगा। आम्रपाली भी तो संकर है। देखिए जो पहली किस्म हम लोगों ने पढ़ी थी वो कौन सी थी? आम्रपाली थी, जो दशहरी और नीलम का संकर था। और इसी आम्रपाली जो खुद में एक संकर हाइब्रिड एक किस्म है, उसका जब वनराज से संकर किया गया तो नई किस्म उभर के आई जिसका नाम क्या है? अरुणिका। ठीक है। निर्यातक किस्म आम की कौन सी किस्म का सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है? तो हापुस, अल्फांसो। वैसे तो हापुस अल्फांसो लगभग एक ही है। केसर और गुलाब खास जो एक किस्म है ये सबसे ज्यादा निर्यात की जाती है आम की। आम में लगने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं? आम का गुच्छा व स्पंजी ऊतक रोग। आम का मिलीबग जो कीट है वो एक प्रमुख कीट है जो आम में लगता है। आम का आंतरिक ऊतक क्षय रोग, यानी कि आम का इंटरनल नेक्रोसिन जो है वो बोरॉन की कमी से होने वाला रोग है। आम का सर्वाधिक उत्पादन भारत में जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है। नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश है, और नंबर 3 पर कर्नाटक है। ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो नंबर 1 पर भारत, नंबर 2 पर इंडोनेशिया, नंबर 3 पर चीन है, और सर्वाधिक जो क्षेत्रफल आम का है वो उत्तर प्रदेश नहीं है, वो आंध्र प्रदेश है। अब आंध्र प्रदेश है। फिर आ जाते हैं अमरूद में। अमरूद का बोटेनिकल नाम है सीडियम गुवा जावा। सीडियम गुवा जावा। जैसे आम का खाने वाला भाग होता था मीजोकार्प, वैसे ही अमरूद का खाने वाला भाग है पेरिकार्प। फलों के अलग अलग भाग होते हैं।
उनको हिसाब से कौन सा भाग खाने वाला है, उसके हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि हम पेरिकार्प खा रहे हैं कि हम मेसोकार्प खा रहे हैं। तो ये पेरिकार्प खाया जाता है अमरूद में, इसको गरीबों का सेब कहा जाता है। और अमरूद में विटामिन सी सफिशिएंट मात्रा में पाया जाता है। किस्में कौन कौन सी हैं? इसकी किस्में हैं इलाहाबादी, लखनऊ 49, ललित। और इसकी बीज विहीन किस्में भी हैं। इसकी बीज विहीन किस्में कौन कौन सी? सहारनपुर और नागपुर। उत्तर प्रदेश में इसमें 3 बार फूल आते हैं। बसंत ऋतु में आते हैं मार्च अप्रैल में, वर्षा ऋतु में आते हैं जुलाई अगस्त में, और शरद ऋतु में आते हैं अक्टूबर और नवंबर में। जिनमें से बसंत ऋतु वाला जो फल होता है वो उच्च कोटि का होता है, हाई क्वालिटी का होता है। वर्षा वाला जो मौसम इसका होता है जुलाई अगस्त में, यानी कि ये वाली जो इसमें फूल आते हैं और जो फल आते हैं उनमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है। अमरूद का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद नंबर 2 पर मध्य प्रदेश है और नंबर 3 पर बिहार है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो नंबर 1 पर भारत है, नंबर 2 पर इंडोनेशिया, और अमरूद के उत्पादन में नंबर 3 पर चीन आता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल जो इसका है वो उत्तर प्रदेश में है। फिर हमारा आता है पपीता, यानी कि पपाया। पपीते की अगर बात की जाए तो पपीते का जो बॉटनिकल नाम है, वानस्पतिक नाम है, वो है केरिका पपाया। और इसकी फैमिली क्या है? केरिकेसी है। इसका खाने वाला भाग इसका भी मीजोकार्प होता है। इसकी जो किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं? पूसा नन्हा, पूसा मैजेस्टी, पूसा जायंट, वाशिंगटन, हनी ड्यू, कोयम्बटूर 1 और 2। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इसकी किस्में पूछी गई हैं। तो पूसा नन्हा, पूसा मैजेस्टी, पूसा जायंट, वाशिंगटन, हनी ड्यू, कोयम्बटूर 1 और 2 पपीते की इंपॉर्टेंट किस्में हैं। पपेन जो है वो पपीते को सूखे हुए दूध को बोला जाता है, जिसके कई सारे मेडिसिनल गुण भी होते हैं। और खेत में 10% नर पौधे होने जरूरी हैं फलों के उत्पादन के लिए। ठीक है, नर पौधे होने यहाँ पर जरूरी होते हैं खेत में। भारत में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, नंबर 2 पर गुजरात है, नंबर 3 पर कर्नाटक है, और ग्लोबली भारत नंबर 1 पर है पपीते के उत्पादन में। गुजरात भले ही नंबर 2 पर है, लेकिन सबसे ज्यादा इलाके में जो पपीते का प्लांटेशन है वो कहाँ पर है? वो गुजरात में ही है। अगला जो फल है हमारा वो है केला। केले का जो बॉटनिकल नाम है वो है मूसा पैराडाइसिए का। मूसा पैराडाइसिए का। इसका खाने वाला भाग है मीजोकार्प और एंडोकार्प। माइथोलॉजिकली अगर बात करें तो ये माना जाता है कि केले का जो फल है उसको दुनिया में लाने वाले कौन है? ऋषि विश्वामित्र हैं। खैर, वो माइथोलॉजिकल बात है। केले में 27% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी भी पाया जाता है। और क्योंकि इसमें 27% कार्बोहाइड्रेट होता है, इसीलिए केले को इंस्टेंट एनर्जी देने वाला फल माना जाता है। इसकी जो किस्में हैं, इंपॉर्टेंट है किस्में केले की भी। जो मंथन किस्म है इसकी, वो सब्जी की किस्म है और इसमें केवल ग्लूकोज पाया जाता है। सब्जी की किस्में और कौन कौन सी हैं? मंथन है, बसराई है, बल्लाहा है और कोहिया। ये इसकी जो 4 किस्में हैं सब्जी के लिए जरूर के लिए उपयोगी किस्में हैं। नरेंद्र इसकी जो किस्म है वो चिप्स के लिए सबसे सुटेबल है। केले के चिप्सों को बनाने के लिए इसकी नरेंद्र किस्म सबसे इंपॉर्टेंट होती है। केले की जो अन्य किस्में हैं वो है पूवन, सफेद बेलची, नेंद्रन। ये इसकी इंपॉर्टेंट किस्में हैं दूसरी। केले में लगने वाले रोग कौन से हैं? तो पहला रोग है सीगाटोका, बहुत पूछा गया है। केले के रोग बहुत पूछे जाते हैं। मौको, ये जीवाणु से होने वाला रोग है। केले का पनामा म्लानी रोग, ये कवक से होता है। लेकिन जो पूवन वाली किस्म है, ये पूवन किस्म जो है इसकी, वो पनामा म्लानी रोग से इम्यून है, अवरोधी है। बंची टॉप इसका एक और रोग है जो विषाणु से होता है और माहू नाम के कीट से ये फैलाया जाता है। केला अनुसंधान केंद्र है गोरौल, वैशाली, बिहार में। बिहार में गोरौल में, वैशाली में, गोरौल में केला अनुसंधान केंद्र है। ध्यान रखिएगा, केले की जो ये बीमारियां हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। अब आ जाते हैं नींबू वर्गीय फल, यानी कि सिट्रस फ्रूट्स पर। इनको हम खट्टे फल भी बोलते हैं। इनमें अगर देखें तो जो नींबू वर्गीय फल होते हैं, नींबू वर्गीय फल में कौन कौन सा आ रहा है? नींबू आ रहा है, संतरा आ रहा है, कीनू आ रहा है, मौसम्बी होता है, चकोतरा होता है। ये सारे जो फल हैं ये नींबू वर्गीय फल होते हैं और इनकी जो फैमिली है वो रुटैसी है। रुटैसी इनकी फैमिली है। समशीतोष्ण जलवायु चाहिए होती है इनके लिए। और भारत के फल उत्पादन में तीसरा स्थान है इनका, यानी कि सबसे ज्यादा जो फल हैं उनमें जो उत्पादित किए जाते हैं उनमें नींबू वर्गीय फल तीसरे स्थान पर आते हैं। इनका जो रोग है वो सिट्रस कैंकर है, जो जीवाणु से फैलता है। नींबू वर्गीय फलों का एक कॉमन रोग है सिट्रस कैंकर, जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया जाता है, बैक्टीरिया से होता है।
और ओवरऑल अगर हम सिट्रस फ्रूट्स की बात करें, नींबू वर्गीय फलों की बात करें, तो नींबू वर्गीय फलों में नींबू की बात नहीं कर रहे, नींबू वर्गीय फलों की बात कर रहे हैं, इसमें सभी आ जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो नींबू वर्गीय फलों का उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है। नंबर 2 पर मध्य प्रदेश है, नंबर 3 पर महाराष्ट्र है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अगर ग्लोबली बात करें तो सिट्रस फ्रूट्स यानी कि नींबू वर्गीय फलों में सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो चीन में होता है, नंबर 2 पर ब्राजील है और नंबर 3 पर भारत है। अब हम लोग आ जाते हैं नींबू में। नींबू की अगर बात की जाए तो नींबू का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में आंध्र प्रदेश में होता है, नंबर 2 पर गुजरात है। और ग्लोबली नंबर 1 पर भारत है और नंबर 2 पर मैक्सिको है, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा नींबू का उत्पादन भारत में होता है और नंबर 2 पर मैक्सिको है। और भारत के अंदर नींबू का सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है और आंध्र प्रदेश के बाद गुजरात में होता है। लेकिन गुजरात भले ही उत्पादन में नंबर 2 पर है, लेकिन क्षेत्रफल में नंबर 1 पर है गुजरात नींबू के उत्पादन में। मीठे संतरे की बात करें तो मीठे संतरे में नंबर 1 आंध्र प्रदेश है। वैसे मशहूर भले ही नागपुर के संतरे हैं और नागपुर महाराष्ट्र में है, लेकिन उत्पादन में अभी जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है। केले भी तो महाराष्ट्र में भुसावल के मशहूर हैं, है ना। तो यहाँ पर मीठे संतरे में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, नंबर 3 पर तेलंगाना है। ग्लोबली अगर बात करें तो जो मीठा संतरा है सबसे ज्यादा जो उत्पादन उसका होता है ब्राजील में होता है, ब्राजील के बाद नंबर 2 पर भारत है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जहां पर मीठा संतरा लगाया गया है वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट फल हमारा है सेब। सेब का बॉटनिकल नाम है मैलस प्यूमिला। क्या नाम है? मैलस प्यूमिला है। और आभासी फल है, ये फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो विकास होता है वो अंडाशय से नहीं होता, ठीक है, इसीलिए इसको फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। ये पोम फ्रूट है। फल कई प्रकार के होते हैं, ड्रूप होता है, पोम होता है, बेरी होता है ना? तो ये पोम फ्रूट है। खाने का भाग क्या होता है? फ्लेशी जो थैलेमस है या मांसल जो पुष्पाशन है वो सेब का खाने का भाग होता है। शीतोष्ण जलवायु चाहिए होती है इसको, गर्म जलवायु नहीं चाहिए होती, ठंडी जलवायु चाहिए होती है। भारत में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जो इसका उत्पादन होता था वो हिमाचल प्रदेश में होता था और इसीलिए इसको एप्पल बाउल ऑफ इंडिया बोला जाता था। ठीक। तो एप्पल बाउल ऑफ इंडिया अगर कहा जाए तो अभी भी हिमाचल प्रदेश है, लेकिन अब उत्पादन में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पर नहीं है, उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है? जम्मू कश्मीर है। और ये देखिए नंबर 1 पर जम्मू कश्मीर, नंबर 2 पर हिमाचल प्रदेश है। इसकी जो किस्में हैं वो एक है रेड डिलीशियस, बिनौनी, अंबरी, जिसको कश्मीरी भी कहा जाता है, गोल्डन डिलीशियस, सुनहरी सेब, ये इसकी इंपॉर्टेंट किस्में हैं। और यहाँ पर अनियमित फलन की समस्या, कभी फल आता है पेड़ में कभी नहीं आ जाता, तो ये इसकी समस्या रहती है। रोग और कीट कौन से? तो इसमें एक रोग लगता है स्कैब रोग, जो कवक यानी कि फंजाई से आता है। दूसरा एक जो कीट है वो सैनजोस स्केल और जो वूली, ये जो दो कीट हैं, ये कीट यहाँ पर इसके लिए खतरा होते हैं। वूली कीट आप लोगों ने भी देखा होगा, इस तरीके का कीट होता है और बहुत सारे उसमें ये निकले होते हैं बाल, और हम लोग कहते हैं इसको छूने से खुजली वगैरह मचने लगती है। तो वही वाला जो कीट है वो वूली कीट है और ये अमरूद के लिए खतरनाक होता है। उत्पादन हम लोगों ने देखा नंबर 1 पर जम्मू कश्मीर है, नंबर 2 पर हिमाचल है। सेब के लिए खतरनाक होता है। और ग्लोबली देखा जाए तो सेब का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में और चीन के बाद तुर्की में होता है। तुर्की का नया नाम क्या है मुझे बताइए कमेंट में, नाम बदल गया है तुर्की का। फिर अगर देखें तो उत्तराखंड भारत में उत्पादन में तीसरे स्थान में, यानी कि नंबर 1 पर जम्मू कश्मीर है, नंबर 2 पर हिमाचल प्रदेश है और नंबर 3 पर उत्तराखंड है। ग्लोबली नंबर 1 पर चाइना है, नंबर 2 पर तुर्की है। नया नाम तुर्की है, ठीक है। नंबर 3 पर यूएसए, फिर पोलैंड और नंबर 5 पर सेब के उत्पादन में ग्लोबली भारत है। सर्वाधिक क्षेत्रफल जो सेब का है वो जम्मू कश्मीर में है। आंवले की बात की जाए तो आंवले की जो किस्में हैं वो है कंचन, कृष्ण और बनारसी। प्रतापगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन होता है आंवले का। आंवला बेल्ट माना जाता है वो इलाका। भारत में अगर देखा जाए तो नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश है और दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन आंवले का रूस में किया जाता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल आंवले का भारत में उत्तर प्रदेश में है। अंगूर की बात करें, अंगूर यानी कि ग्रेप्स की बात करें तो ग्रेप्स फल के रूप में भी इसका उत्पादन होता है और इसका उत्पादन कच्चे माल के रूप में भी होता है वाइन इंडस्ट्री के लिए। और बेसिकली अंगूर के लिए मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट चाहिए होता है। इसकी जो किस्में हैं वो कैसे कौन कौन सी हैं जिनसे किशमिश बनती है, तो किशमिश वाली किस्में कौन सी हैं? थॉमसन,
पूसा सीडलेस और मस्कट। सूखे हुए अंगूर को ही क्या बोला जाता है, किशमिश बोला जाता है। और थॉमसन, पूसा सीडलेस और मस्कट इसकी किशमिश वाली किस्में हैं। शराब के लिए जो इसकी किस्में हैं वो कौन सी है, ब्यूटी सीडलेस और ब्लैक चंपा, वो किस्में हैं जिनसे शराब बनाई जाती है, वाइन बनाई जाती है। डिब्बा बंद वाली का मतलब अगर उनको डिब्बा बंद करके स्टोर भी रखा जाए तो लंबे समय तक खराब नहीं होंगी, ऐसी किस्में कौन सी हैं, थॉमसन है, सीडलेस है, हिमरोड है, परलैट है और डिलाइट है। ये इसकी डिब्बा बंदी वाली किस्में हैं जिनको डिब्बा बंद करके रखने पर वो जल्दी खराब नहीं होती हैं और इनको एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन आराम से इनका किया जा सकता है। बैंगलोर ब्लू इसकी एक ऐसी किस्म है जिसमें साल में 2 बार फल आते हैं अंगूर की। भारत में अंगूर का सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक है और फिर तमिलनाडु है। ग्लोबली अगर देखें तो नंबर 1 पर चीन, नंबर 2 पर इटली, नंबर 3 पर फ्रांस है। ये दो देश ऐसे हैं जहां पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की वजह से इटली और फ्रांस और आसपास के और जो इलाके हैं वहां पर जो वाइन इंडस्ट्री है वो वाइन इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट है। और ये जो प्रकार के फल हैं अंगूर जैसे फल उनका वहां पर उत्पादन भी होता है, लेकिन फिर भी जो चीन है वो नंबर 1 पर है। अंगूर का सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो महाराष्ट्र में है, ये भी ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं आगे और चलते हैं फलों से रिलेटेड कुछ और जरूरी चीज जिन पर सवाल बहुत पूछा जाता है। बात की जाए फलों में जो रंग है या कड़वाहट, उसका कारक क्या है, उसका कारण क्या है। तो आंवले का जो कसालापन है, आंवला अगर खाएंगे तो पहले कसाला लगेगा और फिर मीठा लगता है ना। तो आंवले का जो कसालापन है उसका कारण क्या होता है, तो आंवले के कसालेपन के कारण है टैनिन या इलोजोइक या गैलिक या पॉलीफिनॉल। ये जो है ये आंवले के कसालेपन के कारण है, ये एलिमेंट्स ये जो तत्व हैं ये इसके कसालेपन के कारण है। बेल जो है उसमें कड़वाहट का कारण होता है मार्मेलोथसिन, इंपॉर्टेंट है, मार्मेलोथसिन बेल में कड़वाहट का कारण होता है। बादाम की कड़वाहट का कारण होता है एमाइलेडिन केमिकल। पीपर की कड़वाहट का कारण होता है ओलिमोरोसिन। पपीते का जो पीला रंग होता है वो कैरिका जेंथिन पिगमेंट की वजह से होता है। फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो शर्कराएं कई प्रकार की होती हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज वगैरह। तो फलों में जो पाई जाती है वो फ्रक्टोज पाई जाती है, फासे फल फासे फ्रक्टोज। सेब का जो लाल रंग होता है वो एंथोसायनिन के कारण होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए पपीते का पीला रंग कैरिका जैंथिन की वजह से और सेब का लाल रंग एंथोसायनिन की वजह से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सवाल आ जाते हैं यहाँ पर। अब कुछ और छोटे मोटे फलों का उत्पादन का डेटा हम लोग देख लेते हैं। पहला है हमारा तरबूज। अन्य फलों में तरबूज, तरबूज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटरमेलन। सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में उत्तर प्रदेश में है, फिर आंध्र प्रदेश में है, फिर मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल सबसे ज्यादा इसका आंध्र प्रदेश में है और दुनिया में तरबूज का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में होता है। फिर आते हैं खरबूज में जिसका नाम है मस्क मेलन इंग्लिश में। सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश में और फिर मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल भी सबसे ज्यादा कहाँ पर है इसका, उत्तर प्रदेश में। अनार यानी कि पोम ग्रेनेट की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में महाराष्ट्र में होता है और उसके बाद गुजरात में होता है और सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो महाराष्ट्र में है। अनानास यानी कि पाइनएप्पल का सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में भारत के अंदर और नंबर 2 पर असम है। सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है इसके अनानास का, असम में है। दुनिया की बात की जाए तो ग्लोबली सबसे ज्यादा उत्पादन पाइनएप्पल या अनानास का होता है, वो इंडोनेशिया में होता है और फिलीपींस में होता है। स्ट्रॉबेरी वैसे तो एक विदेशी फल है, लेकिन भारत में अब कई सारे विदेशी फलों का, स्ट्रॉबेरी का, ड्रैगन फ्रूट का, इन सब का उत्पादन होना शुरू हो गया है मांग की वजह से। तो स्ट्रॉबेरी का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो भारत में छत्तीसगढ़ में होता है, नंबर 2 पर महाराष्ट्र में होता है और सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। लीची, लीची के लिए बिहार जो है वो गढ़ है। बिहार में सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन होता है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल है और नंबर 3 पर झारखंड है। सर्वाधिक क्षेत्रफल भी बिहार में है। सुपारी की बात अगर करें तो सुपारी का भारत में सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है, फिर नंबर 2 पर केरल है और नंबर 3 पर असम है। ग्लोबली नंबर 1 पर भारत है और नंबर 2 पर बांग्लादेश है। तो कर्नाटक सुपारी के उत्पादन में नंबर 1 पर है, केरल नंबर 2 पर है और असम नंबर 3 पर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल भी कर्नाटक में है। बादाम का सर्वाधिक क्षेत्रफल जम्मू कश्मीर में है, लेकिन बादाम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, जम्मू कश्मीर और नंबर 2 पर हिमाचल प्रदेश में। और दुनिया में बादाम का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका में होता है। बादाम को ध्यान रखिएगा, आलमंड इंग्लिश में बोलते हैं। सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों ही जम्मू कश्मीर में है और नंबर 2 वो है हिमाचल प्रदेश और दुनिया में अमेरिका। अखरोट जिसको वॉलनट कहा जाता है उसका सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में और नंबर 2 पर उत्तराखंड आता है।
दुनिया में बात की जाए तो वॉलनट का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में, नंबर 2 पर अमेरिका है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में इसका जम्मू कश्मीर में है। अब बात करते हैं सब्जी उत्पादन की, यानी कि ओलेरी कल्चर की। यहाँ सब्जी उत्पादन में अगर देखें तो कुल सब्जी उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, यानी कि चीन नंबर 1 पर है, भारत दूसरे नंबर पर है। फलों में भी चीन नंबर 1 पर था, सब्जी में भी अब चीन नंबर 1 पर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली जो फसल है वो आलू और प्याज है, ये सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर भारत में उगाई जाने वाली फसलें हैं। लेकिन सर्वाधिक जो उत्पादन जिन फसलों का होता है कुल सब्जियों में, वो आलू, प्याज और टमाटर का होता है। ये वाला पोर्शन अभी हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर डाटा थोड़ा सा चेंज है एक दो पॉइंट पर, तो इसको अभी हम लोग यहाँ पर हटा देते हैं। और अब आते हैं आगे, कुल सब्जी उत्पादन में अगर देखें तो भारत के संदर्भ में यहाँ पर फिर से दो डेटा है, फाइनल डेटा और एस्टिमेटेड डेटा। और मैंने बताया है कि आपको कौन सा डेटा प्रेफर करना है जनरली। तो जो 2021 2021 का जो फाइनल डेटा है उसके हिसाब से कुल सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, और मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान। यानी कि अगर ओवरऑल टोटल सब्जियों की बात की जाए, टोटल वेजिटेबल्स की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश का, और फिर मध्य प्रदेश का नंबर आता है। 2023-24 में अगर देखें जो एस्टिमेटेड डेटा है उसके हिसाब से यहाँ पर उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आ गया है, इस एस्टिमेशन के हिसाब से पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर चला गया है, जो कि फाइनल डेटा में नंबर 1 पर था, और मध्य प्रदेश अभी भी तीसरे नंबर पर काबिज है। प्रेफर लेकिन हमें इसे करना है जब तक कि स्पेसिफिकली इसके बारे में ना कहा जाए। विश्व की बात करें तो दुनिया में नंबर 1 पर चीन है सब्जी उत्पादन में, नंबर 2 पर भारत है, और नंबर 3 पर अमेरिका है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो सब्जी उत्पादन का है फाइनल डेटा के मुताबिक वो पश्चिम बंगाल में ही है। अब यहाँ पर विटामिन और जो बाकी चीजें हैं जो सब्जियों में पाए जाने वाले पोषक तत्व, उसको मैं अलग से वीडियो में लेके आ जाऊंगा, इसमें हम लोगों ने उसको कवर नहीं किया है। और ये एसिड्स वाला भी अलग से एक वीडियो में करवा दूंगा, उसको यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं, सीधे हम लोग सब्जियों में आ जाते हैं, बात करते हैं आलू की। आलू जिसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है, पेरू में हुई है। और भारत में आलू को लेकर आए हैं पुर्तगाली 17वीं शताब्दी में। बहुत सारी सब्जियां जिनको हम आज खाते हैं, जो हमारा स्टेपल फूड है, जिनके बिना हमारी जो खाने की थाली है वो कंप्लीट नहीं होती, सब खाने में स्वाद नहीं आता, वो सारी चीजें पुर्तगाली लेके आए थे, जिसमें मिर्च भी है, आलू भी है ना। तो भारत ये पुर्तगालियों के साथ आया 17वीं शताब्दी में। इसका जो कुल है वो सोलेनेसी कुल है। आलू का खाने वाला जो भाग है वो तना है, बेसिकली ट्यूबर है। और ये ट्यूबर के रूप में विकसित कौन हो गया, तना है। तो आलू जो है वो जड़ नहीं है, वो स्टेम ट्यूबर है, स्पेसिफिकली अगर स्पीक करें तो स्टेम ट्यूबर है। ट्यूबर के रूप में विकसित हुआ जो स्टेम है जमीन के नीचे, वो हमारा आलू है। तो ट्यूबर भी अगर लिख के आ जाए तो वो भी सही है, तना लिख के आ जाए वो भी सही है, और स्टेम ट्यूबर लिख के आ जाए तो वो बिल्कुल मोस्ट एक्यूरेट होगा। ठीक है। अब इसकी जो किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं, तो इसकी किस्में, पहली अप टू डेट, किस्म का नाम है अप टू डेट, कुफरी अलंकार, कुफरी बहार, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बादशाह, ये इसकी इंपॉर्टेंट किस्में है। कुफरी लगा हुआ है आगे, कुफरी हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जहां पर आलू से संबंधित एक संस्थान है। पहाड़ी इलाकों के लिए जो है वो जरूरी जो जो सुटेबल जो किस्म है वो कुफरी नीलिमा और कुफरी फ्राइसोना है। इसमें कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे अगेती अंगमारी, ये फंजाई से होती है, और इसका फंजाई का नाम क्या है, अल्टरनेरिया सोलेनाई। और पछेती अंगमारी, फाइटोप्थोरा इकेस्टेंस नाम के फंजाई से बीमारी होती है। आलू में ब्लैक हर्ट रोग भी होता है, इसमें आलू अंदर से काला पड़ने लगता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आलू को काटेंगे तो वो काला होके निकलता है ना, हम लोग कहते हैं आलू खराब है। ये कब होता है, जब कोल्ड स्टोरेज वगैरह में या भंडारण किया जाता है आलू का, और वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इस वजह से आलू अंदर से काला पड़ना शुरू हो जाता है। ये क्या है, आलू का ब्लैक हर्ट रोग है। आलू का सर्वाधिक उत्पादन इंडिया में बात करें तो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल है, और नंबर 3 पर बिहार है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में आलू की खेती भी उत्तर प्रदेश में ही की जाती है, और दुनिया में आलू के उत्पादन में नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पर भारत है, और नंबर 3 पर यूक्रेन है। टमाटर, यानी कि टोमेटो की बात की जाए तो ये डिब्बा बंद फूड में, यानी कि जो हमारे पैक्ड फूड है उसमें नंबर 1 पर टमाटर आता है। उत्पत्ति इसकी मैक्सिको में है, भारत ये पुर्तगालियों के द्वारा आया। इसका भी कुल क्या है, सोलेनेसी है, और ये प्रकार क्या है, बेरी है। ये बेसिकली एक प्रकार का फल है, लेकिन इसका इस्तेमाल सब्जी के रूप में होता है, इसीलिए ये सब्जी की कैटेगरी में हम लोगों ने कवर किया है। इसका खाने वाला भाग क्या है, फल, फ्रूट है ना ये। अंडाशय से इसका डेवलपमेंट हुआ है, फर्टिलाइजेशन से बना है ये। इसमें पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम, फास्फोरस और विटामिन सी, क्योंकि खट्टा होता है तो विटामिन सी पाया जाता है। किसमें इसकी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, पूसा शीतल,
कम तापमान वाले क्षेत्रों के लिए डेवलप की गई ये किस्म है पूसा एच। अधिक तापमान, एच से आप तापमान यानी कि हीट को रिलेट कर लीजिए। हिसार अरुण अत्यंत अगेती, सबसे पहले बोने वाला, अगेती का मतलब वो फसल जो पहले बो दी जाए, मौसम में की शुरुआती भाग में ही बो दी जाए। अर्का मेघालय, कम वर्षा वाले क्षेत्र में इसका वो किया जाता है। हिसार अनमोल विषाणु रोधी किस्म है, जो वायरसेस से होने वाले रोगों का के लिए इसको इम्यून कर दिया गया है। पूसा गौरव जो है ये डिब्बा बंद के लिए, यानी कि जो हमारे पास पैक्ड जो टोमेटोज होते हैं उनके लिए जो बेस्ट किस्म है वो पूसा गौरव है। इसके अलावा अन्य जो किस्में हैं वह पूसा रूबी, कल्याणपुर कुबेर, मंगला, महावीर, गंगा, इंदिरा, अर्का श्रेष्ठ, अर्का वरदान, ये पूछे गए हैं। अर्का श्रेष्ठ, अर्का वरदान पूछा गया है। अर्का आलोक, पंत बहार, हिसार ललित, रश्मि, रजनी, पंजाब छुआरा, नवीन वैशाली आदि इसकी दूसरी किस्में हैं। अंगूर लता इसकी एक किस्म है जो गृह वाटिका में उगाने हेतु बेस्ट होती है। ठीक है, अंगूर लता। इसके रोग हैं लीफ कर्ल जो वायरस की वजह से होता है, और अगर बोरॉन की कमी हो जाती है मिट्टी में तो उससे फल क्या होने लगते हैं, फटने लगते हैं बोरॉन की कमी से। टमाटर के उत्पादन में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है, नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश है और नंबर 3 पर कर्नाटक है। ग्लोबली बात करें तो नंबर 1 पर चीन है, यहाँ पर भी नंबर 2 पर भारत है और नंबर 3 पर तुर्की है। फिर आते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल पर। इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो मध्य प्रदेश में है। बैंगन, बैंगन को ब्रिंजल भी कहा जाता है और बैंगन को एग प्लांट भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक, ये विटामिन बी का अच्छा स्रोत होता है, विटामिन बी इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। बैंगन की जो दूसरी किस्में हैं, जो इंपॉर्टेंट किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं, आजाद क्रांति, पंत ऋतुराज, पंजाब चमकीला, पूसा क्रांति, हिसार जामुनी, टरका नवनीत, पूसा अनमोल, अर्का निधि, अर्का केशव, अरुण, पूसा उत्तर, पूसा उपकार और पंजाब बाहर। किस्में तो रटने के लिए होती हैं, तो इनको आपको रट लेना है अच्छी तरीके से। बीटी बैंगन, बीटी बैंगन बेसिकली हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड बायोटेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड एक बैंगन है। ठीक, इसके विरोध का कारण है कि इसके उपभोग करने पर स्वास्थ्य और जैव विविधता पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए बीटी बैंगन या बीटी ब्रिंजल का विरोध हो रहा है। अभी 2-3-4 महीने पहले भी ये दोबारा से चर्चा में आया था। ठीक, उत्पादन कहाँ पर है, सबसे ज्यादा उत्पादन बैंगन का पश्चिम बंगाल में होता है। और ग्लोबली अगर देखा जाए तो नंबर 1 पर चीन है और नंबर 2 पर भारत है बैंगन के उत्पादन में। सर्वाधिक क्षेत्रफल भी पश्चिम बंगाल में है और सर्वाधिक उत्पादन भी पश्चिम बंगाल में बैंगन का है। फिर हमारा है प्याज। प्याज की जो इंपॉर्टेंट किस्में हैं वो है नासिक सफेद, नासिक का प्याज अपने आप में मशहूर है। पटना लाल, पूसा लाल, अर्का निकेतन और अर्का प्रगति। नासिक वाला जो प्याज है वो सर्वोत्तम माना जाता है। सर्वाधिक उत्पादन इसका कहाँ पर होता है, नासिक महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र नंबर 1 हो गया, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश हो गया, नंबर 3 पर कर्नाटक हो गया। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भी इसका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन प्याज का होता है भारत में और नंबर 2 पर है चीन। फिर हम लोग आ जाते हैं पत्ता गोभी, जिसको बंद गोभी भी कई लोग पुकारते हैं। पत्ता गोभी, पत्ता गोभी की किस्में हैं पूसा संबंध और पूसा मुक्ता। सर्वाधिक उत्पादन इसका पश्चिम बंगाल में है और सर्वाधिक क्षेत्रफल ही पश्चिम बंगाल में है। भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन, जो दुनिया में इसका जो सर्वाधिक उत्पादन है वो चीन में है और नंबर 2 पर पत्ता गोभी के उत्पादन में भारत है। फूल गोभी की अगर बात करें, फूल गोभी की जो किस्में हैं वो है पूसा केतकी, पूसा दीपाली और पूसा हिम ज्योति। सर्वाधिक क्षेत्रफल इसका पश्चिम बंगाल में है, सर्वाधिक उत्पादन भी इसका पश्चिम बंगाल में है और दुनिया में इसका सर्वाधिक उत्पादन नंबर 1 पर चीन है और नंबर 2 पर भारत है। लौकी अगर देखें तो लौकी का जो किस्म है पहली वो पूसा मेघदूत है, पूसा नवीन है, सम्राट है, पूसा मंजरी, पंजाब कोमल, अर्का बहार, पूसा हाइब्रिड या पूसा संकर और अर्का शीतल, ये लौकी की किस्में हैं। भिंडी की किस्में अगर देखें, भिंडी को लेडी फिंगर भी बोलते हैं और भिंडी को ओकरा भी बोलते हैं। तो इसकी जो किस्में हैं वो है पोसा सावनी, पूसा सावनी, सिलेक्शन 2, पंजाब पद्मिनी, काशी लालिमा, अर्का अनामिका और वर्षा उपहार, जिसमें से काशी लालिमा और अर्का अनामिका जो है वो पूछी गई हैं। अर्का अनामिका कैसे ध्यान रख सकते हैं, भिंडी को लेडी फिंगर बोलते हैं, फिंगर मतलब उंगली, और जो अनामिका होती है वो भी हमारी एक उंगली का नाम होता है, तो अर्का अनामिका से भिंडी को कनेक्ट कर सकते हैं। भिंडी का सर्वाधिक उत्पादन भारत में गुजरात में होता है और गुजरात के बाद नंबर 2 पर पश्चिम बंगाल है। दुनिया में सबसे ज्यादा भिंडी का उत्पादन भारत में होता है, सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में गुजरात में है। लहसुन यानी कि गार्लिक,
गार्लिक का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में, भारत में। दुनिया में चीन और नंबर 2 पर भारत है। और भारत में भी सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कटहल, जिसको जैक फ्रूट कहा जाता है, इसको सब्जी के रूप में भी खाया जाता है, फल के रूप में भी खाया जाता है। दक्षिण भारत में इसको अधिकतर फल के रूप में खाया जाता है। इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में केरल में है, और सर्वाधिक उत्पादन भारत में इसका उड़ीसा में होता है, लेटेस्ट डेटा के हिसाब से। मशरूम की बात अगर की जाए तो मशरूम का सर्वाधिक उत्पादन भारत में उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र और फिर बिहार में है। और दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन इसका चीन में होता है। फिर आ जाते हैं गाजर में। गाजर की जो किस्में है वो पूसा मेघाली, पूसा केसर, सिलेक्शन 223 और कैंटनी है। सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में इसका होता है हरियाणा में, और दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन इसका होता है चीन में। सर्वाधिक क्षेत्रफल इसका है हरियाणा में। मिर्च की बात अगर की जाए तो यहाँ पर मिर्च दो प्रकार की हैं, हरी मिर्च और लाल मिर्च। किस्में अगर देखें इसकी तो किस्में इसकी है पूसा ज्वाला, भाग्य लक्ष्मी, चंचल, काशी अनमोल, काशी विश्वनाथ, अर्का गौरव, आंध्र ज्योति, अर्का बसंत। अर्का बसंत जो है वो शिमला मिर्च की किस्म है। ठीक, शिमला मिर्च की किस्म है। इसका सर्वाधिक उत्पादन अगर देखें तो हरी मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है, और लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। हरी मिर्च का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है, और लाल मिर्च का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो आंध्र प्रदेश में है, और इसका उत्पादन भी सर्वाधिक कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। अब आ जाते हैं मसालों में, यानी कि स्पाइसेस में। भारत को मसालों का घर और केरल को मसालों का बागान कहा जाता है। केरल को मसालों का बागान इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक जमाना था जब केरल में ही मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता था। लेकिन अब जो परिस्थिति है वो बदल गई है, और अब केरल मसालों के उत्पादन में नंबर 1 पर नहीं है। लेकिन कुछ पुराने लोग अभी भी अटक के बैठे हैं कि वो केरल को ही लगाएंगे मसालों के उत्पादन में। तो ऐसी गलती मत करिएगा, लेटेस्ट डेटा के हिसाब से चलिए। और अब केरल मसालों के उत्पादन में नंबर 1 नहीं है। मसालों का राजा बोलते हैं काली मिर्च को, और मसालों की रानी बोलते हैं इलायची को। कुल मसाला उत्पादन में देखें तो 2020-21 का जो फाइनल डेटा है उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, केरल नहीं है। राजस्थान नंबर 2 पर है, गुजरात नंबर 3 पर है। 2023-24 का जो एस्टिमेटेड डेटा है उसके हिसाब से भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, और नंबर 2 पर राजस्थान की जगह पर कौन आने वाला है? आंध्र प्रदेश आने वाला है, और नंबर 3 पर अभी भी गुजरात बैठा हुआ है। तो ये हमको प्रेफर करना है। जो फाइनल डेटा है, नंबर 1 पर मध्य प्रदेश, नंबर 2 पर राजस्थान और नंबर 3 पर गुजरात। ग्लोबली अगर देखें तो मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में है, भारत के बाद इथोपिया है, और नंबर 3 पर आ जाती है तुर्की। भारत में भी अगर मसालों के क्षेत्रफल की बात करें, ओवरऑल सभी मसालों को मिलाकर बात कर रहे हैं, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल राजस्थान में है। भारत अपने आप में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। मसालों में सबसे पहला मसाला हम लोग देखते हैं लौंग। इनकी अपनी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो लौंग जो है वो एक सदाबहार वृक्ष सिजिजियम एरोमेटिकम की बंद पुष्प कलिकाएं हैं। लौंग क्या है ये भी सवाल आ जाता है। तो लौंग क्या है? लौंग है बंद पुष्प कलिकाएं। ठीक है। और जो पुष्प कलिकाएं हैं इनका संग्रह कम से कम 20 साल पुराने पौधे से ही, 20 साल पुराने वृक्ष से ही किया जाता है। अच्छी क्वालिटी अगर लौंग की चाहिए तो। सूखी पुष्प कलिकाओं के वाष्प आसवन से प्राप्त वाष्पशील तेल, जो एवापोरेटिव ऑयल जो इससे मिलता है, उसमें जो मेन अवयव होता है, मेन कंपोनेंट होता है, वो होता है यूजिनॉल। यानी कि लौंग का जो मेन कंपोनेंट है, जो लौंग के गुणों और लौंग की महक स्वाद वगैरह के लिए उत्तरदायी होता है, वो होता है यूजिनॉल। तो यूजिनॉल किसमें है? लौंग में है, जिसमें 70 to 90% यूजिनॉल एसीटेट होता है, और बाकी जो होता है वो कैरियोफिलिन नाम का जो अवयव है, तत्व है, वो पाया जाता है। अब आ जाते हैं अदरक यानी कि जिंजर में। जिंजर एक प्रकंद है, ट्यूबर है। और अब अदरक दो प्रकार की होती है, एक परिरक्षित अथवा हरी अदरक, और दूसरी जो सूखी अदरक होती है या प्रोसेस्ड अदरक होती है, जिसको हम सोंठ के नाम से जानते हैं। तो सोंठ कुछ और नहीं होती है, सूखी अदरक होती है। अदरक का जब वाष्प आसवन किया जाता है तो उससे भी एक वाष्पशील तेल निकलता है, जिसका जो मुख्य अवयव होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं सेस्क्यूटरपाइन और जिंजीबरीन। तो सेस्क्यूटरपाइन और जिंजीबरीन अदरक है, ये आपको नाम ध्यान रखने हैं। यूजिनॉल जो है वो किससे है? यूजिनॉल है लौंग से। और सेस्क्यूटरपाइन और जिंजीबरीन किसका अवयव है? ये अदरक का अवयव है, ये ध्यान रखिएगा। अदरक का जो तीखा स्वाद होता है वो जिंजीरोन के कारण होता है। किसके कारण होता है? जिंजीरोन नाम ही है। अदरक को जिंजर बोलते हैं, और जिंजर से ही जिंजीरोन हो गया और जिंजीबरीन हो गया।
ठीक। अदरक का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में। और दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? विश्व में। और भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ही है। काली मिर्च की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक क्षेत्रफल दोनों में ही कर्नाटक टॉप पर है। हल्दी की बात करें तो हल्दी भी एक प्रकंद है। और हल्दी की पहचान क्या है? उसका लाक्षणिक रंग क्या है? पीला रंग। और उसका स्वाद, इसको लेने के लिए उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। हल्दी दो प्रकार की होती है, कच्ची हल्दी होती है और जो हम लोग हल्दी यूज करते हैं वो प्रोसेस्ड हल्दी होती है। वो कच्ची हल्दी नहीं होती है। और वो क्यों होती है? उसका जो कैरेक्टरिस्टिक, उसका जो पीला रंग है और उसका जो स्वाद है वो इसी प्रोसेसिंग के बाद ही आ जाता है। जो प्रोसेस्ड जो हल्दी का प्रकंद है, उसका जब हम वाष्प आश्वन करते हैं तो यहाँ से हमको, जो यहाँ से भी हमको इवेपोरेटिव ऑयल मिलता है। और उसका जो मुख्य अवयव होता है वो होते हैं टर्मिरोन्स। ध्यान रखिएगा, वाष्पशील तेल का मुख्य अवयव क्या है? टर्मिरोन। हल्दी से जो हल्दी का जो पीला रंग होता है वो करक्यूमिन के कारण होता है। और हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुण जो होते हैं वो किस वजह से होते हैं? इसी करक्यूमिन के फिनोलिक कैरेक्टर की वजह से होते हैं। इसी करक्यूमिन के फिनोलिक कैरेक्टर के होते हैं। और जो करक्यूमिन है ये मेडिसिनली बहुत ज्यादा फायदेमंद बहुत सारी चीजों में होता है। इसको कैंसर रोधी भी माना जाता है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट गुण इसके अंदर होते हैं। भारत में हल्दी का वर्तमान में सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ पर है? तेलंगाना में है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अब अगला है हमारा दालचीनी। दालचीनी को इंग्लिश में बोलते हैं सिनामन। ठीक। सिनामन जो है वो बेसिकली एक पेड़ है, सिनामोमम जिलानिकम। इस पेड़ की जो सूखी छाल है उसी को दालचीनी कहा जाता है। और जब इसका वाष्प आसवन किया जाता है तो इससे जो तेल मिलता है वो तेल भी वाष्पशील तेल है। और इसमें जो अवयव होते हैं उनमें 60% होता है सिनेमिक एल्डिहाइड और 10% होता है यूजिनॉल। यूजिनॉल हमें और कहाँ पर मिला था? लौंग में भी मिला था। और बाकी जो 60% है वो क्या है? सिनेमिक एल्डिहाइड होता है दालचीनी में। इसी दालचीनी के पेड़ यानी कि जो सिनेमम की है, इसी की एक दूसरी जाति सिनेमिनन, सिनेमोमम तमाला, उससे हम की उसकी जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों को तेज पत्ता कहा जाता है। तेज पत्ते की पहचान क्या होती है? किसी भी तेज पत्ते की सही पहचान होगी कि उसमें तीन धारियां होती हैं। तो अगर तेज पत्ते में तीन धारियां नहीं है, एक दो और तीन, तो वो असली तेज पत्ता नहीं है। ये पहचान होती इस प्रजाति के पेड़ के पत्तों की, सिनेमोमम तमाला की। तो सिनेमोमम जेलानिकम से मिलता है हमको दालचीनी और सिनेमोमम तमाला से हमको मिलता है तेज पत्ता। ये एक सदाबहार वृक्ष होता है। बात करते हैं अब जीरे की। जीरे को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमिन। और ये सूखे फल होते हैं बेसिकली। इसके वाष्पशील तेल में होता है क्यूमिन एल्डिहाइड, जिसकी वजह से इसमें एक खास प्रकार की गंध होती है और इसका तीखा स्वाद होता है। कुल इसका क्या है? कुल इसका है अम्बेलिफेरी। और इसी कुल से एक और चीज निकलती है जिसका नाम है सौंफ। इसकी फैमिली भी अम्बेलिफेरी है। और इसका बोटेनिकल नाम जो है वो है फेनिकुलम वल्गेरी, सौंफ का। इसके जो मुख्य घटक है वो है फेनकोन है। और इसकी वजह से ही इसको चबाने पर मीठा स्वाद हमको आता है। आती है इलायची यानी कि कार्डमम। और इलायची दो प्रकार की होती है, छोटी इलायची और बड़ी इलायची। छोटी इलायची हरे रंग की होती है, बड़ी इलायची बेसिकली काले रंग की होती है, इसलिए इसको काली इलायची, बड़ी इलायची और मोटी इलायची भी कहीं कहीं कहा जाता है। जो इलायची है, छोटी इलायची या जो हरी इलायची है, इसका सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। केरल के बाद तमिलनाडु है और फिर कर्नाटक आता है। वहीं जो बड़ी इलायची है इसका सर्वाधिक उत्पादन सिक्किम में, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर नागालैंड में होता है। तो पूरा रीजन ही चेंज हो गया छोटी और बड़ी इलायची में, ध्यान रखिएगा। साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में हम लोग चले जाते हैं बड़ी इलायची की तरफ। अब काजू की बात करें। काजू यानी कि कैश्यू, सर्वाधिक क्षेत्रफल इसका उड़ीसा में है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन भारत में इसका महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है और उड़ीसा में है। लेकिन दुनिया में इसका सर्वाधिक उत्पादन एक ऐसे देश में होता है जिसका नाम ही शायद किसी ने सुना हो। और उस देश का नाम है कोटे डी आइवरी। और इसी को हम आइवरी कोस्ट के नाम से जानते हैं, जो वेस्ट अफ्रीका का एक देश है। और जो जब वो उपनिवेश था तो हाथी दांत के निर्यात के लिए मशहूर था। और इसीलिए इसका नाम हो गया आइवरी कोस्ट, क्योंकि आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत। नंबर दो पर है भारत। तो कोटे डी आइवरी ध्यान रखिएगा, एक जमाने में आइवरी कोस्ट के नाम से मशहूर था और आज ये काजू के उत्पादन के लिए मशहूर है। नारियल की बात करें तो नारियल का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कर्नाटक में होता है एस्टिमेटेड डेटा के हिसाब से। लेकिन हमको ज्यादा मतलब है फाइनल डेटा में। फाइनल डेटा में अगर देखें तो नंबर 1 पर केरल है, 2 पर तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पर कर्नाटक है।
लेकिन 2021-22 के एस्टिमेटेड डेटा में कर्नाटक पहले स्थान पर आ गया, फिर केरल है और फिर तमिलनाडु है। दुनिया में नारियल का सबसे ज्यादा उत्पादन इंडोनेशिया, फिर फिलीपींस और नंबर 3 पर भारत है। सर्वाधिक उत्पादन नारियल का केरल में है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादकता जो है, प्रोडक्टिविटी है, वो महाराष्ट्र में है। अब फूलों के उत्पादन में आ जाते हैं। ओवरऑल फूलों के उत्पादन की बात की जाए तो वो तमिलनाडु नंबर 1 पर है, कर्नाटक नंबर 2 पर है, मध्य प्रदेश नंबर 3 पर है। लूज फूलों की बात अगर की जाए तो तमिलनाडु नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। कट फूलों की बात की जाए तो कट फूलों में वो फूल बेसिकली आते हैं जिनका इस्तेमाल बुके वगैरह और सजावट वगैरह में ज्यादा किया जाता है। ऐसे फूलों को कट फूल कहा जाता है और इनके उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 और कर्नाटक नंबर 2 पर है। सर्वाधिक उत्पादकता जो फूलों की है वो केरल में है। पुष्पोत्पादन को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। ठीक। पशु उत्पाद में आ जाते हैं। मांस के उत्पादन में दुनिया भर में चीन नंबर 1 पर है, अमेरिका नंबर 2 पर है और भारत नंबर 5 पर है। भारत के अंदर अगर देखा जाए तो सर्वाधिक मांस का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश है, नंबर 3 पर पश्चिम बंगाल है। मछली उत्पादन में ओवरऑल अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, पश्चिम बंगाल दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। अब मछलियां दो प्रकार की होती है, जो अंतर्देशीय होती है और समुद्री होती है। अंतर्देशीय मछलियां वो होती है जो नदियों के अंदर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर अंतर्देशीय नदियों में आंध्र प्रदेश पहले, पश्चिम बंगाल दूसरे और उड़ीसा तीसरे स्थान पर है। मराइन मछलियों में यानी कि समुद्री मछलियों में गुजरात पहले और कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। और ग्लोबली अगर देखें तो मछली उत्पादन में चीन पहले, इंडोनेशिया दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है। मछली उत्पादन को पिसिकल्चर बोलते हैं, फिशरी भी कहा जाता है। अंडा उत्पादन सवाल आया है कई बार, सबसे ज्यादा अंडे का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो भारत में सबसे ज्यादा अंडे का उत्पादन आंध्र प्रदेश में है, नंबर 2 पर तमिलनाडु है, नंबर 3 पर तेलंगाना है। दुनिया में चीन नंबर 1, अमेरिका नंबर 2 और भारत नंबर 3 पर है। दूध की अगर बात की जाए तो दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है भारत के अंदर, नंबर 2 पर राजस्थान और नंबर 3 पर मध्य प्रदेश है। ग्लोबली भी भारत में दूध की नदियां बह रही हैं और भारत दूध के उत्पादन में नंबर 1 है, नंबर 2 पर अमेरिका और नंबर 3 पर दूध के उत्पादन में पाकिस्तान है। दूध में भी गाय के दूध में अमेरिका का पहला स्थान है और भैंस के दूध में भारत का पहला स्थान है। भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन है, यानी कि एक आदमी को एक दिन में 459 ग्राम जो दूध है वो प्राप्त हो सकता है। तो दूध उत्पादन में ध्यान रखना है कि प्रति व्यक्ति जो दुग्ध उपलब्धता है वो कितनी है, 459 ग्राम है। और सर्वाधिक प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता वाले जो राज्य हैं वो है पंजाब और राजस्थान। शहद की बात अगर की जाए तो सबसे ज्यादा शहद का उत्पादन उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल और फिर पंजाब में होता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा शहद का उत्पादन चीन में किया जाता है। ऊन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान, जम्मू और गुजरात में होता है। तो ये हमारा एग्रीकल्चर डेटा था, इसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन डेटा के अलावा और भी जो रिलेटेड और जरूरी इंफॉर्मेशन जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो यहाँ पर हम लोगों ने कवर की हैं। इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। डेटा भी मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट ऑथेंटिक और मोस्ट रिसेंट लेटेस्ट डेटा है हमारा। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। और इसकी शीट जो है वो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।